नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन एंड विद मेजर जनरल अश्वनी स्वैजी। जय हिंद सर। जय जय हिंद सुमित। सर, जो पाकिस्तान में हो रहा है, भई हमने तो होली मनाई, वहाँ पर दिवाली मनाई जा रही है। और ये जो चक्कर वहाँ पे चल रहा है अभी, अभी एक अटैक सुना था, उसके बाद एक और अटैक हो गया, जो बलोच लिबरेशन आर्मी ने किया। सर कैसे देखते हैं ये डेवलपमेंट्स को? और वहाँ पर जो सोशल मीडिया है, वो तो सिर्फ सीधा भारत को सर वो अटैक कर रहे हैं कि भारत ने कराया है। हाँ देखो सुमित, एक चीज ये तो सच्चाई है कि आज पाकिस्तान के अंदर हालात खराब है। चाहे तो आप देखें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है। जो गवर्नमेंट बन के आए शहबाज शरीफ की, वो 6 पार्टी का कोलिशन है। पीपीपी जो उसको सपोर्ट कर रहा है वो बाहर से सपोर्ट कर रहा है, उसका हिस्सा नहीं बनी। तो वो एक इंस्टेबल सी गवर्नमेंट है। इमरान खान अभी जेल में है और इमरान खान की जो पार्टी है, जो कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे लड़े थे, आज वो लार्जेस्ट पार्टी है। तो बेसिकली सुन्नी इत्तेहाद पार्टी। तो ये सच्चाई है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस है। अभी पाकिस्तान को जो आईएमएफ से लोन है वो मिलने के चांसेस 50-50 है, ट्राई कर रहा है। तो और अगर उसको नहीं मिलता आईएमएफ लोन तो बहुत बुरी हालात होगी। अगर मिलता है तो उसको अपने जो सब्सिडरी हैं और टैक्स का रिफॉर्मेशन करना पड़ेगा, जिससे इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। तो लोगों में वैसे ही हाहाकार मचा हुआ है। आज इन्फ्लेशन 47% है, वो और बढ़ जाएगा। और इसके साथ साथ जो आतंकवाद है वो बढ़ता जा रहा है। स्पेशली जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान बहुत बोल्ड हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। और इसी प्रकार से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, भारत मानता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है ये एक फ्रीडम स्ट्रगल है। बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। पाकिस्तान ने जबरदस्ती इसको हमला करके 1947-8 में इसको लिया था। तो हम यही कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी फ्रीडम स्ट्रगल है। और बलूचिस्तान के जिस प्रकार से 15 से 20 हजार यूथ को भी गायब करा हुआ है पाकिस्तान की आर्मी ने, तो अब बड़े जोरों से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पलटवार कर रही है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा ये इनका ये है कि जो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, सिंगजांग से लेके आपका ग्वादर तक, ये एक एक्सप्लॉइटेशन है। पहले पाकिस्तान एक्सप्लॉइट कर रहा था बलूचिस्तान को, अब चीन भी कर रहा है। क्योंकि व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि जो बलूचिस्तान है उसमें जिंक भी है, कॉपर भी है, गोल्ड भी है, ऑयल भी है, गैस भी है। इसका सारा का सारा जो है इस्तेमाल पाकिस्तान और चाइना अब कर रहा है। तो जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो चाहती है कि फ्रीडम मिले बलूचिस्तान को, इसलिए वो अपने अटैक को बहुत ज्यादा तेज कर दिए हैं उन्होंने। और वो एक तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और दूसरा चीनियों के भी डायरेक्ट हमले किए हैं उन्होंने काफी। और वो समझते हैं कि ये जो गवादार पोर्ट में नेवल बेस बना दी है, उससे जो लोग का एक प्रकार से रोजा था वो भी खत्म हो गया, रोजा पेशी। क्योंकि वो जो बोटमैन जाते थे समुद्र के अंदर, छोटे मछुआरे, वो भी नहीं जा सकते अभी। तो ओवरऑल एक सिचुएशन बलूचिस्तान में बहुत खराब है। ये तो है ही पूरे पाकिस्तान में। अब जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, अभी हफ्ते के अंदर इन्होंने 2 अटैक कर दिए हैं। एक जो अटैक हुआ था 22 तारीख को, 20-22 तारीख को, जो कि ग्वादर पोर्ट पे था, जहां पर उनके अनुसार उन्होंने भी 25 के करीब जो पाकिस्तानी सोल्जर्स को मौत के घाट उतारा है। और पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि 8 टेररिस्ट को उन्होंने मारा है। सच्चाई क्या है ये तो समय बताएगा। और अब जो अटैक हुआ है वो माजिद ब्रिगेड ने किया है। आईएनएस जो पीएनएस सिद्दीकी है, जो बेसिकली एक प्रकार से नेवल एयर बेस है, वो सेकंड लार्जेस्ट नेवल बेस है बलूचिस्तान के अंदर। और आज की बात, क्योंकि वहां पर जो एयरफील्ड है वो भी बहुत बड़ी है। वहां से इनके जो पाकिस्तान के सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट हैं, जो मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट लॉन्ग रेंज के, वो उड़ते हैं। तो इस पे हमला हुआ है पीएनएस सिद्दीकी पे। और ये तोरबट के इलाके में है। और इसके अंदर 4 से 5 ये कहते हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो माजिद ब्रिगेड थी वो इन्वॉल्व है। और उसके अंदर 2 के करीब पाकिस्तान के जो जवान है वो भी मारे गए हैं। तो सच्चाई यह है कि ये दौर अब बढ़ेगा।
और अगर आप देखेंगे बलूचिस्तान में जो हमले की जो स्पीड भी और इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। और यही नहीं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत ज्यादा बोल्ड हो रहा है। पश्तून नहीं चाहते पाकिस्तान में रहना, वो कहते हैं हम अफगानिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, डूरन लाइन मानते नहीं। तो अगर आप देखें सुमित, तो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है पाकिस्तान के सामने। और जो आप बता रहे थे कि फिंगर पॉइंटिंग भारत की तरफ करता है, भारत का कोई लेना देना नहीं है बलूचिस्तान। ये बात ठीक है कि जब इंडिपेंडेंस हो रहा था तो उस समय बलूचिस्तान भारत का हिस्सा बनना चाहता था, इसमें कोई शक नहीं, जो इसकी एक सबसे बड़ी प्रोविंस है। मगर वो हुआ नहीं और एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के साथ कि आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। मगर फिर जिस प्रकार से पाकिस्तानी नॉन, जैसे उन्होंने आपका जम्मू एंड कश्मीर में भी किया था, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करके फिर हमला कर दिया था 22 अक्टूबर 1947 को, इसी प्रकार से उन्होंने बलूचिस्तान पे भी हमला कर दिया और उसको जबरदस्ती अपने साथ मिलाया है। तो बलूचिस्तान के अंदर जो लिबरेशन स्ट्रगल चल रही है वो एक जेन्युइन है। वो शुरू से ही पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे और वो कहते हैं हमारे अंदर और पाकिस्तानी के अंदर बहुत फर्क है, इसमें कोई शक नहीं। और जो अब बार बार पाकिस्तान भारत की तरफ उंगली उठाता है, इसका कोई लेना देना है नहीं। पहले वो ये कहते थे कि जबकि तालिबान की गवर्नमेंट नहीं थी, जब अमेरिका वहां पर था, तो कि भारत अफगानिस्तान से कुछ इस्तेमाल करके अफगानिस्तान में से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कराता है। अब तो तालिबान की वहां पर गवर्नमेंट आ गई है, जिसको ये सोचते थे कि इनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी, तो ये तो उल्टा ही पड़ गया है। आज अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के रिलेशनशिप पाकिस्तान से तो बहुत खराब। तो कहने का मतलब यह है कि ये मन घड़त बातें हैं, भारत का इससे कोई लेना देना नहीं। बलूचिस्तान में एक जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल चली हुई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लड़ रही है पाकिस्तान की आर्मी, जिसने बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन किए हैं बलूचिस्तान के अंदर। 15 से 20 हजार यूथ को उन्होंने गायब कर दिया है। एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो रही है। सबसे बड़ा प्रांत है पाकिस्तान का बलूचिस्तान, और उसके अंदर पॉपुलेशन सबसे कम है। और इसके होने के बावजूद कि उसके अंदर रिसोर्सेज हैं, मैंने जैसा बताया पहले, कॉपर, जिंक, सिल्वर, ऑयल और गैस और कोयला, उसके बावजूद सबसे गरीब जो प्रोविंस है वो भी बलूचिस्तान है। तो ये एक बिल्कुल एक्सप्लॉयटेशन है पाकिस्तान का, और अभी चीन भी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हमलों की इंटेंसिटी भी बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी आने वाले टाइम में। सुमित सर, जैसे हमने देखा कि लास्ट 2 महीने में ये 4th अटैक था और यहाँ पर टारगेटेड जो चाइनीज़ के इंटरेस्ट हैं, उनको अटैक किया जा रहा है। जैसे अभी भी इन्होंने जो चाइनीज़ के ड्रोन्स थे, उनको अटैक किया, शायद 2-4 उन्होंने डिस्ट्रॉय भी कर दिए हैं। आपको लगता हाँ, है कि कहीं न कहीं चाइना के खिलाफ ये सारे मुहिम चल रही है? मैं क्यों बोल रहा हूँ? उसका रीज़न भी है। जैसे अभी मैंने रिसेंटली भारत से जब चाइना वापस आया हूँ, तो बीच में मेरा हॉल्ट था बांग्लादेश के अंदर और उसके बाद जब चाइना में पहुँचा हूँ, वहाँ पर ऑलमोस्ट 20 टू 30% जो बांग्लादेशी थे, पाकिस्तानी थे, इन सबको डिटेन किया गया। हमारे सामने, हमें तो ग्रीन चैनल में से निकाल दिया, कोई पूछताछ नहीं की। लेकिन जो बाकी के लोग थे, उन्हें रोका गया, उन्हें पूछताछ करके अभी तक कई लोग तो 24 घंटे हो गए हैं, अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं चाइनीज़ को भी लगता है कि हमें टारगेट किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल। देखो, वो इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बेल्ट रोड इनिशिएटिव का, और चीन ने $62 बिलियन खर्च किया है। और चीन ने जिस प्रकार से ये लिंकेज बनाई है सिंगजांग से लेके ग्वादर, क्योंकि ये चाहते हैं कि वहां पर पोर्ट जब कमर्शलाइज हो तो फिर वहां से शिपिंग से वो ऑयल भी, गैस भी यहाँ से भेजेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने काफी हद तक ये सोचा था कि एनर्जी सेक्टर के भी कुछ ना कुछ प्लांट बनाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि बलूचिस्तान को लगता है कि पहले तो पाकिस्तान अकेला ही एक्सप्लॉइट कर रहा था जो उसके मिनरल रिसोर्सेज हैं जो बलूचिस्तान में हैं, अब पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी कर रहा है। तो चीन के अगेंस्ट तो इसलिए है बलूची कि चीन जो है मिली भगत पाकिस्तान के साथ, और वो एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। जो लोग बलूचिस्तान में हैं वो एक तो सच्चाई है, पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते। दूसरी बात, जो रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन आज चीन कर रहा है पाकिस्तान से भी ज्यादा। और लोग वहां पर जितने गरीब थे और गरीबियों ने, इसके बावजूद उनके पास रिसोर्सेज कितने ज्यादा थे।
और जो ग्वादार पोर्ट है, जो कि एक नेवल पोर्ट, डीप पोर्ट बना लिया है, उसके अंदर कम से कम 280 किलोमीटर तक दाएं और बाएं का इलाका है, वो भी इन्होंने एक्वायर कर लिया है चीन ने। तो वहां से जो मछुआरे जाते थे बाहर समुद्र के अंदर मछली पकड़ने, वो भी नहीं जा सकते। तो कहने का मतलब है बलूचिस्तान कहता है कि जो बलूचिज हैं बलूचिस्तान के अंदर, वो खुद कैद हो गए बलूचिस्तान में चीन के कारण। तो इसलिए उनको लगता है कि पाकिस्तान ही नहीं, चीन भी उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो वो चीनियों के पीछे हैं। वो चाहते हैं कि ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ठप हो, ये ग्वादर पोर्ट बंद हो, और हमें ये दोबारा ग्वादर पोर्ट जैसा था वैसा दो, जिससे हमारा रोजा पेशी चल सके। और जैसे आप बता रहे थे कि सच्चाई है कि जो पीएनएस सिद्दीकी है और जो तुर्बुत में ये आपकी नेवल बेस थी, जो ये नेवल एयर बेस थी, इसके अंदर एक तो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट नेवल उड़ सकते थे, दूसरा ये ड्रोन्स, चाइनीज ड्रोन्स का एक हब सेंटर है, ये सच्चाई है। इसका मतलब ड्रोन्स यहाँ से उड़ते थे, और वो ड्रोन भी आपने ठीक बोला कि कुछ ना कुछ उनके अंदर डैमेज हुआ। सच्चाई ये है सुमित कि वहां पर क्या नुकसान हुआ है, ये हमें इसलिए नहीं पता लगता क्योंकि मीडिया जो है वहां पर वो एक प्रकार सेंसर्ड है। तो वो पाकिस्तान की प्रेस तो वही बताती जो बताना चाहती है, मगर अगर आप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के माउथपीस से पूछें तो वो पिछला भी जो अटैक हुआ था एक प्रकार से ग्वादर पोर्ट पे, उस पे भी काफी कैजुअलिटी हुई थी, और इस बार भी जो हमला हुआ है, इस बार भी काफी कैजुअलिटी हुई, 2-3 ड्रोन्स को भी बर्बाद किया है सुमित। सर, एक तरफ तो देखते हैं हम पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, दिवाली मनाई जा रही है वहाँ पर, अब तो हर दिवाली हर रोज़ की है। और दूसरी तरफ हमने देखा कि जैसे मोदी जी हैं, वो भूटान गए 2 दिन के दौरे पे, इलेक्शन से जस्ट पहले वहाँ पर भी हाईएस्ट अवार्ड मिला गया, किसी और फॉरेन के कंट्री के प्रधानमंत्री को नहीं दिया गया, मोदी जी अकेले हैं। आपको लगता है कि जैसे ब पाकिस्तान के अंदर तो जैसे उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, उनकी आर्मी के ऊपर, यहाँ पे मोदी जी को जिस कंट्री में जाते हैं मन मुग्ध कर देते हैं, क्या होता है वो हिंदी हिंदी का वर्ड। तो आपको लगता है कि जो पीएम मोदी का विज़िट है भूटान के लिए, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है? यहाँ पर भी चाइना को काउंटर करने के लिए ये किया किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल। देखो सच्चाई ये है कि आप ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, लोग पूछेंगे कि जब केवल कोड ऑफ कंडक्ट हो चुका है, इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी को भूटान जाना चाहिए था? ये क्वेश्चन कुछ एक मीडिया पूछता है, मगर उनको सोचना चाहिए 3-4 बातें। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको सबसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो है डिक्लेयर अभी नहीं 2021 में हुआ था, और उनको जाना था रिसीव करने, वो जा नहीं पाए थे। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि उनको इसलिए मिला था, और क्यों वो पहले फॉरेनर हैं जिनको ये अवार्ड मिला था, कि जब कोविड-19 हुआ था और उस समय नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी के तहत 5 लाख से ज़्यादा जो वैक्सीन के यूनिट थे, हमने भूटान को दिए थे। उस समय कोई देश दूसरे देश को नहीं दे रहा था, मगर एक भारत एक ऐसा देश है, उसने पहले तो अपने ये वैक्सीन खुद बनाई, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, और फिर इनको उसने छोटे-छोटे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका में अपने ये वैक्सीन दिए। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी भूटान के लिए, और इसीलिए उनको ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के डिक्लेयर किया था 2021 में। और यही नहीं कि भारत सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है भूटान का, और भारत हर मदद करता है। पिछले जो 13th 12th जो इनकी 5 ईयर प्लान थी, उसमें 5,000 करोड़ के करीब पैसा दिया था, हमने इन्वेस्ट किया था लोन के तौर पे, अब हम उससे भी ज्यादा देंगे। तो भारत और जो भूटान है उसके रिलेशनशिप स्ट्रेटेजिकल भी हैं, कल्चरल भी हैं, इकोनॉमिक भी हैं, रिलीजियस भी हैं, और हिस्टोरिकल भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो भारत और भूटान जो है वो हरदम रहे। ये भी समझना पड़ेगा हमें अपने व्यूअर्स को कि चीन के 14 देशों के साथ लैंड बाउंड्री है, मगर 14 देशों में से 12 देश के साथ उसने कोई ना कोई समझौता कर लिया है। उसने जानबूझ के भारत और भूटान के साथ नहीं किया है, और भूटान के साथ उसके कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन भी नहीं। मगर अब सुनने में यह आया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि वो भूटान के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि उससे समझौता करे। ये भारत के लिए कॉज ऑफ कंसर्न। वो कौन सी जगह है? जैसे अपने व्यूअर्स को पता होगा कि 2017 के अंदर डोकलम एक जगह है जो कि वेस्टर्न भूटान में है,
जहां पर चीनी है वो आगे थे, और वो डोकलम एक ट्राइंगल पे है जो कि भूटान, भारत और चीन का है। और डोकलम भूटान में है, मगर चीनी जो थे डोकलम तक आए थे। और वो उस टाइम भूटान ने हमको बुलाया था, तो भारत की फौज गई थी और उसको पीछे धकेला था। कम से कम 60 दिन के अंदर वो चली थी, आपस के अंदर आंखों में आंखें देखने वाला सिलसिला। और उसके बाद जो चीन की फौज थी वो पीछे धकेली गई। वो जो डोकलम का इलाका है वो बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है भारत के लिए भी, चीन को तो है, क्योंकि अगर वो डोकलम के उस इलाके में आ जाता है तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चुंबी वैली बोलते हैं, जिसको हम एक प्रकार चिकन नेक भी बोलते हैं, वो इलाका जोड़ता है नॉर्थ ईस्ट को रेस्ट ऑफ इंडिया से। और वो उसकी जो चौड़ाई है वो ज्यादा नहीं है, कुछ 100-150 किलोमीटर है। अगर वो डोकलम में आ जाता है चीनी आगे तक, तो फिर वो इसको इंटरडिक्ट कर सकता है लड़ाई के दौरान, और ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यही नहीं, आरटी गन से भी कर सकता है। तो इसलिए भारत नहीं चाहता कि वो डोकलम वाला इलाके को भूटान कभी भी कॉम्प्रोमाइज करे। मगर हो क्या रहा है कि चीन बड़ा प्रेशर डाल रहा है भूटान पे, क्योंकि जैसे ये वेस्टर्न भूटान का हिस्सा है, एक सेंट्रल भूटान है, एक ईस्टर्न भूटान है। ईस्टर्न भूटान का इलाका जो है हमारे तवांग का इलाका जो है उसके साथ मिलता है। वहां पर एक सैकाटांग वाइल्ड लाइफ है, वो अभी तक डिस्प्यूटेड नहीं थी। लास्ट 3-4 साल से चीन ने उसको भी डिस्प्यूटेड कर दिया। वो कहता है सैकाटांग वाइल्ड लाइफ जो है वो चीन का हिस्सा है। वो क्यों? क्योंकि वो प्रेशर डाला भूटान पे कि आप डोकलम को छोड़ दे, हम साकाटांग को छोड़ देंगे जो पहले ही है भूटान का, और इसी प्रकार हम आपको कंसेशन दे देंगे सेंट्रल सेक्टर में। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है भारत को कि कहीं प्रेशर में डाल के भूटान से कहीं डोकलम के इलाके में तो वो ऐसा समझौता ना कर ले जिससे भारत के लिए नुकसान हो सकता है। तो इसलिए भी भारत के प्रधानमंत्री जो रिलेशनशिप मेंटेन करने, वो जरूरी है अभी जाना, इसमें कोई शक नहीं। बाकी तो हमारे कल्चरल भी है, ट्रेड के एग्रीमेंट भी है, रेलवे कनेक्टिविटी होने हैं, एग्रीकल्चर भी है, हमारा एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है। तो वो रिलेशनशिप तो चलते रहेंगे भूटान के साथ। मगर ये एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा ना हो कि भूटान प्रेशर में आ जाए और डोकलम के अंदर ऐसा कुछ समझौता कर ले जो भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। इसलिए भारत का से लिंकअप भूटान से करना बहुत जरूरी है। भूटान के अंदर हमारी एक इंट्राड जिसको बोलते हैं, इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम है जो भूटान के जवानों को ट्रेन करती है, वो भारत करता है। इसमें कोई शक नहीं, भारत और भूटान के रिलेशनशिप बहुत घने हैं। और चाहे जो किंग हैं उनके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, और इसी प्रकार से प्राइम मिनिस्टर जो अभी आए हैं उनके साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन है। मगर इसके बावजूद मेन कॉज यही था प्रधानमंत्री का जाना कि एक तो जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था उसको लेना, और दूसरा समझौतों में दोबारा एक नई शक्ति पैदा करना, और तीसरा इंपॉर्टेंट था कि कोई भी ऐसा काम ना करे भूटान, स्पेशली जो बाउंड्री डिस्प्यूट को लेके, कि भारत की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के बरखिलाफ हो। सुमित सर, बहुत बड़ी तरीके से समझाया आपने, लेकिन आखिरी क्वेश्चन है, दोबारा पाकिस्तान पे आते हैं। हमने देखा कि मिलिट्री उनकी रोज मार खा रही है, बुरी तरह से कैजुअलिटीज आ रही हैं, उनके वहां पर एयरक्राफ्ट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ड्रोन्स हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए गए। इकोनॉमिकली इतना वीक है कि इनका जो आसिफ मुनीर है वो गया हुआ है, सऊदी अरेबिया गया वहां पे भीख मांगने के लिए। उसके बाद नवाज शरीफ ने भी जाना है, यानी कि इकोनॉमिकली भी बैंकरप्ट, मिलिटरीली भी बैंकरप्ट, और डिप्लोमेटिकली भी ये बैंकरप्ट है पूरी दुनिया में। आपको लगता है कि ये कंट्री सिविल वॉर की तरफ जा रही है सर? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल जा रही। देखो, ये आपने बहुत अच्छा बोला सुमित। मैंने जैसे बताया कि पाकिस्तान की हालात ख़राब हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है ही। इसके साथ-साथ जो इकोनॉमिक हालात है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, वो टूटने के कगार पे है पाकिस्तान को। अगर आप देखें वहाँ पर इनका फ़ॉरेन रिज़र्व घट के अभी $4.1 बिलियन है, जो 1 महीने का उनका इम्पोर्ट नहीं देख सकता। इनका एक्सपोर्ट होता था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती थी कुछ, वो भी कुछ एक चंद समय से ठप पड़ी है। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं हो रहे, और वहां पर इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन रेट है वो 47% तक चला गया है, स्पेशली फूड का। और अगर आप देखें कि डेट जीडीपी रेशियो 100% से ज्यादा है, तो मतलब यह है कि पाकिस्तान करीब करीब जितना पैदा करता है उससे ऑलमोस्ट 60-70% एक्स्ट्रा खर्च करता है। तो वो डेट में है, और आज वो डेट में बढ़ता ही जा रहा है।
और जिस हालात से आज उस में है कि उसको हर साल $4 बिलियन चाहिए इंटरेस्ट देने के लिए जो लोन लिया, वो पैसा तो उसके पास है नहीं। अभी इसको जून तक $25 बिलियन देने हैं, जो कि कर्जा वापस देना है कंट्रीज को, वो भी उसके पास है नहीं। अब वो ऐसी हालात में टूटने के कगार में डिफॉल्ट करेगा। जैसे वो डिफॉल्ट करेगा तो फिर उसको आगे कोई लोन देगा नहीं, उसकी रिस्ट्रिक्शन बहुत होंगी, IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो। अगर मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, ऐसी कुछ एक सिचुएशन श्रीलंका की भी होने वाली थी, मगर उस समय भारत आया, भारत ने आगे बढ़ के श्रीलंका की हेल्प की, $4 बिलियन को हमने लोन दिया। और जबकि चीन पीछे मुड़ गया और चीन चाहता था कि वो श्रीलंका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट माने तब हम लोन देंगे, मगर ये एक भारत देश था जिसका पता तब लगा श्रीलंका को कि भाई असली दोस्त कौन है, जब भारत ने $4 बिलियन उसको बिना किसी शर्त के दिए। और आज श्रीलंका उस सिचुएशन से निकल के रिवाइवल की सिचुएशन पे चल रहा है, मगर पाकिस्तान जो है वो अब टूटने के कगार पे है। इसलिए कटोरा लेके ये आसिम मुनीर, क्योंकि सच्चाई है कि पाकिस्तान में असली पावर जो है इस्लामाबाद में नहीं, वो जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है। तो जब कोई बड़ा भी लीडर आता है वर्ल्ड का, वो पहले आपके आर्मी चीफ से मिलता है। इसलिए आसिम मुनीर का कद ज्यादा है एज आर्मी चीफ, तो वो भी गए हुए हैं सऊदी अरेबिया में कि भीख मांगने, वो पहले अमेरिका भी गए थे। तो ये सच्चाई है कि ये सोच रहे हैं कि कहीं से पैसा मिले, नवाज शरीफ भी जाएंगे, मगर वाकई सिचुएशन बहुत खराब है। और उसके बाद आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो ऐसा लगता है कि सिविल वार जैसी सिचुएशन हो सकती है, और अगर सिविल वार जैसी सिचुएशन होती है तो पाकिस्तान के 4 हिस्से हो सकते हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब, और जो गिलगित बाल्टिस्तान और पीओजे के हैं वो भारत में मिलेंगे, क्योंकि वहां पर भी एक बहुत बड़ी आपको कि लोग सड़कों पे आए हुए हैं। वहां पर वैसे ही सिविल वार जैसी सिचुएशन अब भी है, क्योंकि अभी पता नहीं चला, मीडिया का इन्होंने ब्लैकआउट किया हुआ है, लोग सड़कों पे हैं, लोग कह रहे हैं कि पुंछ का रास्ता खोलो, वो पुंछ में जाना चाहते हैं, और गिलगित बाल्टिस्तान में कहते हैं कि स्कार्दू से जो कारगिल वाला रास्ता खोलो। तो वो लोग अब देख रहे हैं भारत कहां से कहां पहुंच गया, जम्मू एंड कश्मीर, वो कहां रह गए। तो उनके अंदर जो 250 से 300 रुपए पर केजी आटा है, अभी 400 तक छू गया था। बिजली के दाम इतने हैं वो दे नहीं पा रहे हैं। बिजली जो है वहां से निकाल के मंगला डैम में पहले बिजली जाती है, पंजाब में फिर इनके पास आती है, और कम से कम जो बिजली 1 रुपए पर यूनिट बनती है वो 70 रुपए पर यूनिट मिलती है आपके पीओजे के में। ये हालात हैं। और जो नीलम नदी है, जो इनकी मेल नदी थी, उसका मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ, तो वो जो लोग हैं अब वो कहते हैं आर पार की लड़ाई है, हम भारत में मिलना चाहते हैं। अगर आप देखें सुमित, तो एक ऐसी सिचुएशन है कि पाकिस्तान का सिविल वार जैसा सिचुएशन होना बहुत ही मेरे को लगता है कि काफी चांसेस हैं, और पाकिस्तान के 4 हिस्से होने के भी हैं। कॉज ऑफ कंसर्न सभी वर्ल्ड में सबको यही है, और अमेरिका को भी, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। अगर पाकिस्तान में सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है तो इसके न्यूक्लियर हथियार अगर गलत लोगों के हाथ में पड़ गए, टेररिस्ट के हाथ में पड़ गए, जैसे आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, तो वो पूरे वर्ल्ड की शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। मुझे लगता है वो कॉज ऑफ कंसर्न है। मगर जिस प्रकार से वैसे पाकिस्तान जा रहा है, वो लगता है कि इसको बचना बड़ा मुश्किल है, जिस प्रकार से पूरे हालात हैं। सुमित सर बिल्कुल सही कहा आपने कि पाकिस्तान में दिवाली है, टूटने की कगार पर है। और दूसरी तरफ मैं आपको एक खुशखबरी देता हूं कि जब कल मैं यहाँ पर एक टेंपल है, क्योंकि होली का दिन था, यहाँ पे तो मना नहीं सकते, मैं एक बुद्धिस्ट टेंपल में गया, तो वहां पर मुझे श्रीलंकन मिला, और मैंने उसको बोला कि भाई तुम्हारी कंट्री का क्या हाल है। He said, "We are doing fine, thanks to you." Very nice, very nice. So आप देखिए, everyone knows it कि that it is India which helped Sri Lanka at the right time. बिल्कुल। यस, तो और उसने स्पेशली मेरा नंबर लिया कि यू आर भारतीय, मुझे अपना नंबर दीजिए, आई वांट टू बी इन टच विद यू। तो ये चीज है जो मोदी जी ने कमाई है, और हम जो भारत से बाहर रहते हैं, हम इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि कैसे दूसरी दुनिया हमें इज्जत से देखती है, हमें वो रिस्पेक्ट देती है जो भारत
डिज़र्व करता था इतने सालों में, वो पहली बार हमने महसूस किया है। पहले तो हमें साइडलाइन किया जाता था, अभी ऐसा नहीं है। इवन चाइनीज़ भी आज भारतीयों को वो वैसे ही रिस्पेक्ट से देखते हैं, जैसे वो अमेरिकन और यूरोपियंस को देखते थे। तो ये एक गर्व की चीज़ है और ये शेयर करके जो मुझे खुशी आपके साथ हो रही है, वो आप समझ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आपने आज बहुत अच्छी न्यूज़ दी है कि दिवाली पाकिस्तान में है और हमारे यहाँ पर तरक्की ही तरक्की है और इज़्ज़त भी बिल्कुल, बड़ी है और आगे फ्यूचर भी ब्राइट है। बिल्कुल। देखो, अपना तो ये है कि आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, आने वाले कुछ एक समय में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं 2-3 साल में, और आज हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंच गए, और सच्चाई है 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है, वो भी हम 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे। आज मैन्युफैक्चरिंग का हब सेंटर भारत बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अब जिस प्रकार से आपके फोन बन रहे हैं, स्पेशली मोबाइल फोन, भारत अब लार्जेस्ट में से 2nd नंबर पे हो गया है। इसी प्रकार से सेमीकंडक्टर जो कि ताइवान में ज्यादातर बनते थे, वो और कुछ एक हद तक दूसरे देशों में, वो भी अब भारत के अंदर 3 प्लांट खोल दिए गए। और जो सप्लाई चेन चीन से शिफ्ट हो रही है, चाहे वो इंडोनेशिया, फिलीपींस, वो भारत में भी बहुत दर्जे से आ रही। और भारत सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो डिफेंस का सामान खरीदता था आज से कुछ एक समय पहले, कि करीब की 70% भारत अपना डिफेंस का इक्विपमेंट इंपोर्ट करता था। आज भारत जो है 15-20% ही कर रहा है, बाकी धीरे धीरे भारत खुद बढ़ा रहा है। यही नहीं, भारत की जो फिलॉसफी है, मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। भारत वर्ल्ड के लिए सामान बेच रहा है। तेजस मार्क 1, ब्रह्मोस मिसाइल, नाग मिसाइल, आकाश मिसाइल, और आपका जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है, और इसी प्रकार से आपका धनुष गन है, ATAGS है, इनकी लाइन लगी हुई है जो कि दूसरे देश खरीदना चाहते हैं। तो सच्चाई यह है कि अब भारत जो है आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया जो कंसेप्ट है, वो बहुत सक्सेसफुल रहा प्राइम मिनिस्टर मोदी का। तो अब भारत की जो इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, ये इससे सारा पलटा बदल गया है। और जिस प्रकार से हम बढ़ते जाने हैं कि 2047 तक भारत एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, और मुझे लगता है इस स्पीड से तो वो उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आपकी बात से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, भारत की बल्ले-बल्ले है, पाकिस्तान की थल्ले-थल्ले है और कुछ भी नहीं है। तो सर, इसी के साथ आज इसको विश्राम देते हैं। अगले टॉपिक में दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक जय हिंद सर। जय हिंद। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.